नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज बताऊंगा क्लास 9th में चैप्टर 5 है, अध्याय 5। इसके बारे में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति परिचय जो है, ये भूमिका है इसमें। शब्द ज्यामिति यानी ज्योमेट्री यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मीट्रीम से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मीट्रीम का अर्थ है मापना। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया है, चाहे वह मिस्र हो, बेबीलोन हो, चीन हो, भारत हो, यूनान हो या इनकास इत्यादि। इन सभ्यताओं के लोगों को अनेक व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें ज्यामिति के विकास की विभिन्न प्रकार से आवश्यकता पड़ी। उदाहरण के तौर पर जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी तो विभिन्न भूमि स्वामियों के संलग्न खेतों के बीच की परिसीमाओं को अपने साथ बहा ली जाती थी। इन बाढ़ों के बाद इन परिसीमाओं को पुनः बनाया जाता था। इस कार्य के लिए मिस्रवासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकलित करने के साथ ही सरल रचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामितीय तकनीकें और नियम विकसित किए हैं। उन्होंने ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों के आयतन निकालने तथा नहरों और पिरामिडों के निर्माण करने में किया। वे एक कटे हुए पिरामिड, ट्रंकेटेड पिरामिड, ये जो आकृति है दोस्तों, ये कटा हुआ पिरामिड है, तो सूत्र भी जानते थे। आप जानते हैं कि पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार एक त्रिभुज या वर्ग या कोई अन्य बहुभुज होता है और जिसके पार्श्व फलक, साइड फेसेस या लैटरल फेसेस ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि की खुदाइयों से यह पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। वह एक उच्च कोटि का संगठित समाज था। शहर इत्यादि रूप से विकसित थे और बड़े योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किए गए थे। उदाहरण, सड़कें परस्पर समांतर होती थी और भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी। घरों में विभिन्न प्रकार के अनेक कमरे हुआ करते थे। ये बातें दर्शाती है कि नगरवासी क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और व्यवहारिक अंकगणित में पूर्ण रूप से निपुण थे। निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली ईंटें भट्ठों पर पकाई जाती थी और इन ईंटों के लिए अनुपात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 4 और 2 1 का होता था। प्राचीन भारत में सुलबास सूत्र 800 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 800 से 500 ईसा पूर्व ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। वैदिक काल की ज्यामिति का उद्गम वैदिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों के लिए होता था। तो दोस्तों, ये सब जो है इसके इतिहास है, इसके बारे में जो है। तो यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहीत और अभिधारणाएं। यूक्लिड के समय के यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान मॉडल सोचा जिसमें वे रहते थे। बिंदु मतलब पॉइंट, रेखा लाइन, तल प्लेन या पृष्ठ सरफेस इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की गई जो उनके आसपास थी। आकाश, स्पेस और उनके आसपास के ठोसों के अध्ययनों के आधार पर एक ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामितीय अवधारणा विकसित की गई। एक ठोस सॉलिड का आकार होता है, माप और स्थिति होती है तथा उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। इसकी परिसीमाएं पृष्ठ सरफेस कहलाती हैं। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती हैं और इनकी कोई मोटाई नहीं होती। पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र
कर्व जिसे बोला जाता है, या सीधी रेखाएं लाइंस होती हैं। इन रेखाओं के सिरे बिंदु पॉइंट्स होते हैं। ठोसों से बिंदुओं यानी ठोस पृष्ठ रेखाएं बिंदु तक के 3 चरणों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चरण में हम एक विस्तृत, जिसे हम वीमा डायमेंशन भी कहते हैं, से वंचित होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि एक ठोस की 3 बीमाएं होती हैं, एक पृष्ठ की 2 बीमाएं होती हैं, एक रेखा की 1 बीमाएं होती है और एक बिंदु की कोई बीमा नहीं होती है। यूक्लिड ने इस कथनों को संक्षिप्त रूप से परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने इन रहस्योद्घाटनों द्वारा प्रारंभ एलिमेंट्स की पुस्तिका 1 से 23 परिभाषाएं डेफिनेशन देकर किया है। इसमें से कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे पहला है दोस्तों, पहला है एक बिंदु पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी कि पॉइंट का कोई भाग नहीं होता। एक रेखा यानी लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे जो हैं बिंदु होते हैं या बिंदु कहलाते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। बिंदुओं के साथ एक पृष्ठ सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे एज रेखाएं होती हैं। जो पृष्ठ के किनारे एज होते हैं वो रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। इस सपाट रूप से स्थित होती है। यदि आप ध्यानपूर्वक इन परिभाषाओं को देखें तो आप पाएंगे कि कुछ पदों जैसे भाग, चौड़ाई, लंबाई, सपाट रूप से इत्यादि को स्पष्ट रूप से आगे और अधिक समझाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ बिंदु की परिभाषा पर विचार कीजिए जो यूक्लिड ने दी है। इस परिभाषा में एक भाग को परिभाषित करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि हम यह परिभाषित करें कि एक भाग वह है जो क्षेत्र घेरता है, तो हमें पुनः क्षेत्र को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। अतः एक वस्तु को परिभाषित करने के लिए आपको अनेक वस्तुओं को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है और बिना किसी अंत के परिभाषाओं की एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हो सकती है। इन्हीं कारणवश गणितज्ञों द्वारा यह सुविधाजनक पाया गया कि कुछ ज्यामितीय पदों को अपरिभाषित अनडिफाइंड मान लिया जाए। इस विधि से हम एक बिंदु की ज्यामितीय संकल्पना का ऊपर दी हुई परिभाषा की तुलना में एक बेहतर अंतर्ज्ञानात्मक आभास प्राप्त करेंगे। इसलिए हम बिंदु को एक सूक्ष्म बिंदु डॉट से निरूपित करते हैं, परंतु इस सूक्ष्म बिंदु की कुछ न कुछ विमा अवश्य होती है। इसी प्रकार की समस्या उपरोक्त परिभाषा में भी आती है। इसकी चौड़ाई और लंबाई का संदर्भ आता है और इनमें से किसी को भी पहले परिभाषित नहीं किया गया है। इसी कारण किसी भी विषय के अध्ययन के लिए कुछ पदों को अपरिभाषित रखा गया है। इसलिए ज्यामिति में हम एक बिंदु, रेखा और तल, यूक्लिड के शब्दों में समतल पृष्ठ को अपरिभाषित शब्दों के रूप में मानकर चलते हैं। केवल यह बात अवश्य है कि हम उन्हें अंतर्ज्ञानात्मक रूप से निरूपित करते हैं अथवा भौतिक प्रतिमाओं, वस्तुओं की सहायता से स्पष्ट करते हैं। अब इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की है। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। उन्होंने इनको 2 वर्गों में विभाजित किया। ये वर्ग थे अभिगृहित एक्सियम और अभिधारणाएं पास्चुलेट। अभिधारणाएं जिसे पास्चुलेट कहा जाता है, अभिगृहित जिसे एक्सियम्स। उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थे और दूसरी वो सामान्य अवधारणाएं जिन्हें प्रायः
अभिगृहित एक्जियम कहा जाता है वे कल्पनाएं थीं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। अपगृहित और अभिधारणाओं की और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे यूक्लिड के कुछ अपगृहितों को बिना उनके द्वारा दिए क्रम के नीचे दिया जा रहा है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये सामान्य अवधारणाएं किसी प्रकार के परिमाणों मैग्नीट्यूड के संदर्भ में कही गई हैं। पहली सामान्य अवधारणा को समतलीय आकृतियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो और इस आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक ही प्रकार के परिमाणों की तुलना की जा सकती है और उन्हें जोड़ा भी जा सकता है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के परिमाणों की तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरण, एक रेखा को एक आयत में जोड़ा नहीं जा सकता और ना ही एक कोण की एक पंचभुज से तुलना की जा सकती है। ऊपर दिया हुआ चौथा अपगृहित यह बताता हुआ प्रतीत होता है कि यदि दो वस्तुएं सर्वसम आइडेंटिकल हो अर्थात वे एक ही हो तो वे बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी वस्तु स्वयं के बराबर होती है। स्वयं के बराबर होती है। यह अध्यारोपण के सिद्धांत की तर्क संगतता प्रकट करता है। अपगृहित 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन की परिभाषा देता है। उदाहरण, यदि कोई राशि b किसी अन्य राशि a का एक भाग होता है तो a को राशि b और अन्य राशि c के योग के रूप में लिखा जा सकता है। सांकेतिक रूप से a b से बड़ा है, ग्रेटर देन b का अर्थ है कि कोई c ऐसा है कि a बराबर b प्लस c है। आइए अब यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं पोस्टुलेट की चर्चा करें। ये इस प्रकार है। अभिधारणा जो है, अभिधारणा फर्स्ट है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ध्यान दीजिए कि यह अभिधारणा हमें बताती है कि दो भिन्न डिस्टिंक्ट बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है, परंतु इससे यह नहीं ज्ञात होता है कि ऐसी एक से अधिक सीधी रेखा नहीं हो सकती। परंतु अपने समस्त कार्यों में यूक्लिड ने बिना कुछ बताए यह बार बार कल्पना की कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं से एक अद्वितीय यूनिक रेखा ही खींची जा सकती है। यानी दो भिन्न भिन्न बिंदु से एक ही रेखा जो है खींची जा सकती है। हम इस परिणाम को एक अपगृहित के रूप में नीचे दे रहे हैं। ये अपगृहित 5.1 है। दिए हुए दो भिन्न बिंदु से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। बिंदु P से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? जो बिंदु Q से होकर भी जाती हो, देखिए आकृति में इसमें दिया है, तो एक ही बिंदु कितनी रेखाएं हैं जो P बिंदु से होकर भी जाती हैं? केवल एक, अर्थात रेखा PQI। इस प्रकार उपरोक्त कथन जो है PQ जो है यानी दो पॉइंट जो हैं, इस प्रकार उपरोक्त कथन एक स्वयं सिद्ध सेल्फ इविडेंस है, सत्य है। तो इसलिए हम इसे एक अपगृहित के रूप में मान लेते हैं कि एक बिंदु से जो है, दो बिंदु से एक ही रेखा जो है खींची जा सकती है, और जो है यदि उसको हम अलग अलग करते हैं तो वो हम यूनिक नहीं होता है। अभिधारणा 2 है, एक शांत रेखा यानी टर्मिनेटेड लाइन, यानी कोई खंड है लाइन का, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी उसके छोर से जो है हम आगे जो है और लाइन को बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिए, जिसको हम आजकल रेखा लाइन सेगमेंट बोलते हैं,
उसे यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। अतः वर्तमान की भाषा में दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड को दोनों और विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है, जैसे कि आकृति में दिया हुआ है। अभिधारणा 3 है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। दोस्तों, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा 4 है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण जो है, राइट एंगल जो है, बराबर होते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल जो अंदर का कोण होता है, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर के दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर, यानी एक सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा जो है, यानी एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर, यानी कि एक सीधी रेखा ये है और एक सीधी रेखा जो है ये है, इस पे जो है एक दोनों सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंततः कोण निर्मित करती है। एक यानी कि यदि गिरता है ये दोस्तों, तो ये जो एंगल है आप देख सकते हैं, यानी कि ये एंगल जो है इंटीरियर एंगल कहलाता है दोस्तों, ये इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो उदाहरण आकृति में जो दिया हुआ PQ रेखा AB, यानी PQ रेखा जो है वह AB और CD पर जो है इस प्रकार गिरती है कि अंतः कोण जो है, इंटीरियर एंगल कोण 1 और 2 का योग जो है, 1 और 2 का योग जो है दोस्तों, जो PQ के बाईं ओर स्थित 180 अंश से कम है। अतः रेखा AB और CD अंततः PQ के बाईं ओर प्रच्छेद करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, एक ये जो है एक 180 अंश के कोणों से कम है, जो PQ बाईं ओर स्थित है। उपरोक्त पांचों अभिधारणाओं को केवल देखने मात्र से हमें यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि अन्य अभिधारणाओं की तुलना में अभिधारणा 5 कुछ अधिक जटिल है, और दूसरी ओर अभिधारणाएं 1 से 4 तक इतनी सरल और स्पष्ट है कि उन्हें स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में मान लिया जाता है, परंतु इन्हें सिद्ध करना संभव नहीं है। इसलिए इन कथनों को बिना उपपत्ति प्रूफ के स्वीकृत कर लिया गया है। इस जटिलता के कारण 5वीं अभिधारणा पर अगले अनुच्छेद में अधिक ध्यान दिया जाएगा। आजकल अभिधारणा और अपगृहित दोनों पदों को एक दूसरे के लिए एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में अभिधारणा एक क्रिया वर्ब है। जब हम कहते हैं कि आइए अभिधारणा करें, तो इसका अर्थ है कि आइए विश्व में प्रेक्षित परिघटनाओं फिनोमिना के आधार पर कुछ कथन कहें। इसकी सत्यता मान्यता की जांच बाद में की जाती है। यदि वह सत्य है तो उसे अभिधारणा के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। कुछ अभिगृहितों का अन्य निकाय सिस्टम अवरोधी कंसिस्टेंट कहलाता है। इन अभिगृहितों से ऐसा कथन निर्मित करना संभव हो जाता है। तो दोस्तों उदाहरण है, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदु ए और सी के बीच में है, देखिए अगर, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि ये जो भाग होता है ए सी जो है, ये ए बी प्लस बी सी के बराबर होता है ए सी। तो उपरोक्त दोनों तथ्यों और यूक्लिड के पहले जो है अपगृहित वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अतः जो है जो ट्रेंगल बन रहा है, कोण मतलब त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए कि यह यूक्लिड ने बिना कहीं बताए यह मान लिया कि
केंद्रों ए और बी को लेकर खींचे गए वृत्त पर परस्पर एक बिंदु पर मिलेंगे। अब हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे जो विभिन्न परिणामों के अनेक बार अधिकांशता प्रयोग की जाती है। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। यानी दो भिन्न रेखाओं में से दो भिन्न रेखाओं में से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। उभयनिष्ठ बिंदु, दो रेखा है, कोई ऐसा मतलब हो सकता कि जो एक उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब ये है कि कोई दो रेखा हो जो पैरेलल नहीं है, कहीं से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही बिंदु जो है उभयनिष्ठ होगा। दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो यहाँ हमें दो रेखाएं यल और यम दी हुई हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि यल और यम में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है। थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए कि ये दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं P और Q पर प्रच्छेद करती हैं। इस प्रकार दो भिन्न बिंदुओं P और Q से होकर जाने वाली आपके पास दो रेखाएं यल और यम हो सकती हैं, परंतु यह कथन अपगृहीत 5.1 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। अतः हम जिस कल्पना से चले थे कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती है, गलत है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम निष्कर्ष निकालते हैं पर बाध्य हो जाते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में से एक बिंदु उभयनिष्ठ, एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। इसमें प्रश्नावली 5.1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो दोस्तों ये कथन जो है गलत है, क्योंकि एक बिंदु से होकर केवल एक बिंदु से होकर इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, यानी दो भिन्न बिंदु, अलग अलग दो बिंदु हैं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। दो बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा हो सकती है, तो ये भी फाल्स है, गलत है। एक शांत रेखा, यानी शांत रेखा मतलब लाइन सेगमेंट, दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सही सत्य है। एक शांत रेखा जो है दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। ये भी सत्य है। आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू हो तो पी क्यू बराबर क्यू वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो यहाँ पे देख लिया जाए, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। दोस्तों इसमें उदाहरण जो है दो छूट गया था। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। यानी समबाहु का मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर हो। तो इसी के बराबर जो है हम आर्क लेकर के, चाप लेकर के इसमें दोनों साइड में मार देते हैं तो हमारा ABC जो है ये बन जाता है। तो दोस्तों ये आपका जो है ये लाइन सेगमेंट है, AB है, PQ है, XY है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि आकृति में यदि AB बराबर PQ है, यानी AB बराबर जो है PQ है, यानी देख सकते हैं AB बराबर PQ है, तो XY जो दिया हुआ है, हाँ AB बराबर PQ है और PQ बराबर जो है XY है, तो AB बराबर XY होगा। ये भी सत्य है। तो AB बराबर जो है AB बराबर जो है
एक्स वाई होगा, यानी कि इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है। तो निश्चित है जो है जब ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो ये सत्य है दोस्तों। दूसरा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं। यानी समांतर रेखाएं जो है वह रेखा होती है जो एक रेखा के एकदम एक रेखा की आकृति वाला जो है, यानी उससे जो है एंगल जो बताता है, यानी कि कोई उसके बीच में जो है एंगल जो है 0 होता है दोस्तों। यानी कि ऐसा समांतर रेखाएं हैं जो रेखाएं जो है कहीं एक दूसरे पे जो है कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी इनफाइनाइट तक जो है कहीं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समांतर रेखाएं जो है इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि समांतर रेखाएं वह रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कभी भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती। लंब रेखाएं जो होती हैं किसी एक रेखा पर जो है ऐसा अन्य एक और रेखा होता है जो उसके बीच में जो है 90 अंश का कोण बनाता है, उस पर लंब होता है। रेखाखंड यानी वो शांत रेखाएं जो है किसी 2 पॉइंट से जो है होता हुआ यदि कोई लाइन जाता है तो उसे रेखाखंड बोला जाता है। वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या जो होता है जिससे जो है किसी पॉइंट पे जो है हम एक वृत्त बनाते हैं जो चाप खींचते हैं दोस्तों, तो उसकी जो है मतलब उस पॉइंट से दूरी जो है हर तरफ जो है बराबर होती है। वर्ग क्या होता है? वर्ग जो है दोस्तों जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों बराबर होती है और उनके बीच में जो है कोण जो है 90 अंश का होता है। अब दोस्तों जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा पैरेलल लाइन जो है हमारा ऐसा होता है कि जो है वो कहीं एक दूसरे पर जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लंब क्या होता है दोस्तों? कोई लाइन है उस पर 90 अंश का कोण यदि हम बना देते हैं ये तो लंब कहलाता है दोस्तों, ये तो 90 डिग्री का होता है। रेखाखंड कोई भी लाइन जो है ऐसे बना दिया, ए बी नाम दे दिया, वो रेखाखंड हो गया। लाइन सेगमेंट। वृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्तों? किसी पॉइंट से होकर जो एक वृत्त बनता है दोस्तों, ये जो है ये त्रिज्या कहलाता है। जैसे ये ओ है, ये ए बी है या ए है। तो वर्ग दोस्तों होता है जो वर्ग होता है इसकी लंबाई चौड़ाई जो है दोस्तों बराबर होती है। नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो दोस्तों कोई भी बिंदु है, कोई एक ही बिंदु नहीं है, कोई पॉइंट है ऐसे, तो उसके बीच में जो हमारा लाइन बनेगा दोस्तों, उसके बीच में जो है कोई पॉइंट जो है सी ऐसा विद्यमान है जो ए और के बीच में है। कोई भी पॉइंट है सी है ऐसा तो इसके बीच में विद्यमान है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। बिल्कुल है, कोई 3 बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, कह सकते हैं ये है। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से हो सकता है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित है? यह अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों यहाँ कम से कम एक ऐसी 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। इस प्रकार से जो है दोस्तों बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, कोई तीसरा बिंदु नहीं है कि कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारा बिंदु हो सकता है। यानी वो 2 बिंदुओं को छोड़ करके इनफाइनाइट बिंदु हो सकते हैं कि जो उस रेखा पर
नहीं है, यानी कि इस रेखा पर जो है, इस रेखा पर जो बिंदु हैं उसको छोड़ करके बाकी जो है कहीं भी हम पॉइंट ले लेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक ऐसी सी स्थिति है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए। इस दोस्तों यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी है दोस्तों, कोई आपका बिंदु है इस प्रकार से है, ये ए बी है, ए बी ये बिंदु है, तो सी ऐसा है कि यानी कि ए सी और बी सी जो है ए सी, यानी कि अगर जो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ए बी है, ए सी, ये सी हमारा कोई बिंदु है, तो ए सी और बी सी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर जो है ए बी का हाफ होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी बराबर जो होता है, ए बी बराबर जो है यह ए सी और बी सी के बराबर है दोस्तों, बी सी के बराबर है हमारा ए बी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इसको, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये कि हमारा ए सी जो है यानी कि ए बी जो है, ये हम ए सी और बी सी जो हम बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर, फिर बी सी को हम ए सी के रूप में लिख सकते हैं, तो ये 2AC हो गया, तो AC बराबर दोस्तों ये हो जाएगा 2AC बराबर जो हो जाएगा AB हो जाएगा दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि AC बराबर जो है, यानी दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AC बराबर जो है हमारा AB/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दिया हुआ है उसी से जो है हम यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें प्रश्न 4 में सी रेखा AB एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न 4 में दिया हुआ है, हम कह सकते हैं कि जब हमारा AB और AB का जो है मध्य बिंदु है, जब आपका हमारा AC और BC दोनों बराबर है रेखाखंड, तो हम कह सकते हैं कि C जो है वो उसके बिंदु मिडिल में है, यानी कि मध्य बिंदु है। तो हमको कुछ सिद्ध करना है कि केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है दोस्तों, यानी कि एक ही जो है मध्य बिंदु C हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है AC और BC जो है जब बराबर हमारा है, तो C जो है हमारा वह मध्य बिंदु होगा। इसमें आकृति में यदि AC बराबर BD है, यानी AC और BD के बराबर है दोस्तों, यानी AC और BD हम कह सकते हैं मध्य बिंदु नहीं है B और C, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है, यानी कि AB बराबर CD है, AB बराबर CD है। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं AC, यानी कि AC जो है और BD के बराबर है दोस्तों, यानी कह सकते हैं, और हमको सिद्ध करना है AB बराबर CD, AB बराबर जो है CD सिद्ध करना है। तो चूंकि आप यहाँ पे दिया हुआ है कि AC बराबर जो है, AC बराबर जो है हमारा वह BD है, AC बराबर BD है, यानी AC बराबर जो है हमारा BD है। उसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब हमको सिद्ध करना AB, यानी कि AC। अब AC को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, AC को जो है हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC, यानी कि AB प्लस BC जो है AC को लिखा जा सकता है, और BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD के रूप में जो है लिख सकते हैं दोस्तों। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि BC जो है दोनों साइड में है यहाँ पे,
तो ये BC जो है दोस्तों कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा AB बराबर CD दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सिद्ध हो गया। 7वां है यूक्लिड की अपवृत्तों की सूची में दिया हुआ अपवृत्त 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो ये तो वहाँ पे दिया हुआ दोस्तों यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समतुल्य रूपांतरण। तो दोस्तों अब इसको जो है अगले वीडियो में बताएंगे। ये तो अभी आपका परिचय था, इंट्रोडक्शन था, और जो है एक प्रश्नावली जो है 5.1 साल भी हो गया है। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।